तो जो हम लोग का ये टेस्ट हुआ था 10th वाला साइंस का, उसका आज सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं। देखते हैं। जो लोग बोल रहे थे कि सर सॉल्यूशन बताइए सॉल्यूशन, उनके लिए सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, तो इसके लिए हम देखेंगे कैसे हो रहा है। क्योंकि सबसे पहला इसमें जो हमारा दिया है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले उत्तल दर्पण हमारा क्या होगा, एक मिनट। उत्तल दर्पण यदि हम बनाएंगे तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, अंदर की तरफ पॉलिश होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसका प्रकाशीय केंद्र का मुख्य अक्ष होगा। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो होगा, यहाँ पे इसका ध्रुव होगा, इसका फोकस यहाँ पे होगा, और कहीं यहाँ पे इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। यानी कि लेकिन ये इस साइड में होगा ना, क्योंकि इधर से कटा हुआ है, तो इधर के साइड में एफ होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सी होगा। इस स्थिति में कहीं भी हम वस्तु को रखेंगे ना, कहीं भी उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रखेंगे ना, कहीं भी हम रख लें, ऐसे फोकस से होकर जाएगा और एक हमारे पास प्रकाशीय केंद्र से, तो वह फोकस और ध्रुव के बीच में ही आभासी बनेगा, वह से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यानी वह से छोटा बन गया, हमको बोला वह से बड़ा, यानी कि ये वाला तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे वाले पाते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या, अवतल लेंस ऐसे बनता है हमारे पास। अवतल लेंस पे भी हम वस्तु को चाहे कहीं भी रख लें ना, कहीं भी रख लें, हमारे पास क्या वस्तु से छोटा और आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। चौथा हमारे पास है समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर बनता है, यानी कि इसमें होगा नहीं। अब तीसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही एक ऐसा क्या बोलते हैं, दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। यही कारण है कि दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ध्रुवल अम्ल है। ध्रुवल अम्ल की बात की है। सबसे पहले हम H2O देखते हैं। H2O जल का सूत्र है, अम्ल है ही नहीं। फिर इधर आते हैं H2SO4। H2SO4 क्या एक प्रबल अम्ल है, ठीक है। HNO3 ये अच्छा, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और HNO3 ये भी एक प्रबल अम्ल है, इसको हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। हमारे पास दुर्बल अम्ल क्या होगा, HCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट के अतिरिक्त विभवांतर का अन्य मात्रक। चूँकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, तो W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यानी कि बोल्ट का अतिरिक्त विभवांतर का अन्य मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर सी। इसमें सब ऑप्शनों को हम देख लेते हैं एक बार। पहला दिया है न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। जूल किसका मात्रक है, कार्य का। और जूल और कूलाम किसी का भी मात्रक नहीं होता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन दिया है सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। सोडा एस का रासायनिक जो सूत्र होता है Na2CO3 होता है। फिर इधर देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। और भी ऑप्शनों को देख लेते हैं। यह दिया है Na2CO3 × H2O। यह इसमें यहाँ पे जो H2O है, यदि 10 H2O होता तो यह किसका हो जाता, धावन सोडा का सूत्र। जो अगला वाला दे रखा है वो क्या है, धावन सोडा का सूत्र है। और NaHCO3 इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का क्या है, सूत्र है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ओम मात्रक है। ओम सबको पता है किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। अच्छा देख लेते हैं जो ऑप्शन दे रखे हैं उसका मात्रक क्या है। दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विभवांतर का या विभव का भी हम पीछे देखे हैं, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। प्रतिरोधकता का क्या मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि R बराबर होता है ρL/A। जो यह रो होता है यही प्रतिरोधकता होता है। इसका मात्रक सब लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा है, तो सचित्र, तो प्रतिबिंब की स्थिति को बताइए चित्र बना के। तो उत्तल दर्पण हम पहले बना लेंगे। हमारे पास कोई एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण में इधर इसके अंदर साइड में क्या होगा, लेप लगा रहेगा। इसका एक मुख्य अक्ष हो गया हमारे पास,
मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद से यह जो है यहाँ पे इसका कहीं पे एक एफ होगा और इसका कहीं वक्रता केंद्र सी होगा। वस्तु को हमने क्या रखा है, किसी उत्तल दर्पण के सामने। अच्छा, इस ऐसी स्थिति इस साइड में भी होगा, इधर एफ होगा और यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। इसको एक काम करते हैं, डैश डैश कर लेते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। उत्तल दर्पण के सामने हम कहीं भी वस्तु को रख देते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को हम रख दिए। एक हम किरण क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर डालेंगे, तो यह परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई क्या होगी, हमको प्रतीत होगी। और दूसरे को हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से डालेंगे। यहाँ से तो यह जो प्रतिबिंब है यहाँ से जाएगी, यहाँ से तो फिर वापस हो जाएगी, ऐसे आई और यहाँ से ऐसे वापस हो गई। लेकिन ऐसे यह ध्रुव से क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र से जाती हुई क्या होगी, थोड़ा सही नहीं बना है, वक्रता केंद्र से जाती हुई क्या होगी, ऐसे प्रतीत होगी। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके ध्रुव और फोकस के बीच, या दर्पण और फोकस के बीच आभासी बनेगा, वह से छोटा बनेगा। इसको आप लोग सही से बना लीजिएगा। इसको आप लोग समझ में तो आ गया होगा कैसे हम बनाए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सही से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल और भस्म का मतलब क्षार को उदाहरण सहित बताइए। चूँकि हम जानते हैं आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे यौगिक होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देने की क्षमता रखते हैं, तथा वे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस या हाइड्रोक्साइड आयन देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भस्म। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, एक HCl ले लेते हैं। HCl का जब जलीय विलयन बनाते हैं तो हमारे पास H प्लस और प्लस Cl माइनस बन जाता है। तो H प्लस दे रहा है, यानी कि HCl क्या है, एक अम्ल है। और भस्म के लिए एक हम एग्जाम्पल छोटा सा एकदम बढ़िया एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका हम उदाहरण ले लेते हैं NaOH। जब यह अपने जलीय विलयन में घुलता है तो यह क्या देता है, OH माइनस आयन देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। यानी कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे यौगिक होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, तथा क्षार या भस्म वे यौगिक होते हैं जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों के रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखना है। सोडा एस ऊपर ही दे रखा था Na2CO3, ठीक है। बेकिंग सोडा वो भी ऊपर दे रखा था NaHCO3। फिटकरी का सूत्र आप लोग देख लीजिए, फिटकरी का थोड़ा बड़ा होता है। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O, यह कोष्टक में होता है, ठीक है। यानी कि फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O। और अगला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। यानी कि यहाँ पे जो है हमारे पास F दे रखा है। F इसका कितना दे रखा है, F इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। चूँकि यह उत्तल दर्पण है, यानी कि इसका जो फोकस दूरी होगा वो प्लस होगा। प्लस क्यों होगा ये बता चुके हैं हम पहले ही, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब बोला है एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। यानी कि m बराबर दे रखा है 1/2। चूँकि m बराबर हम जानते हैं क्या होता है, -V/U। यहाँ से हम यदि चाहें तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो u बराबर हो जाएगा -2V। यहाँ से यदि हम v ज्ञात करें तो v हमें ज्ञात हो जाएगा, यहाँ से v बराबर हो जाएगा -U/2, ठीक है। ये हमको मिल गया, यानी कि यहाँ से v का मान ज्ञात हो गया, F का मान ज्ञात हो गया। अब हम देखेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं जो दर्पण सूत्र होता है हमारे पास होता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। हमको याद करना है U,
तो हम क्या करते हैं, भी के जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/10 इक्वल टू 1/भी के जगह वैल्यू जब पुट करेंगे तो भी बराबर आया था -u/2, यानी कि -u/2 आएगा यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/u। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/10 इक्वल टू -2/u प्लस 1/u। क्योंकि दोनों हर बराबर है, यानी कि 1/10 इक्वल टू -2 में से जब एक जाएगा, एक प्लस होगा तो -1 हो जाएगा, -1/u, यानी यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा, -10। यानी कि हम लिख देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, u इक्वल टू -10। अब -10 क्यों आया, क्योंकि माइनस चिन्ह यह बता रहा है कि जो वस्तु है दर्पण के सामने रखा गया है, यानी कि इसका आंसर आएगा -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपर्तनांक इतना दिया है। वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक इतना है, यानी कि AN/W, और दूसरा दिया है वायु के सापेक्ष कांच का, यानी कि 1 मिनट, हाँ ठीक है, कांच को ग्लास जी से लिखेंगे, और AN/W बराबर इतना दिया है। पूछ रहा है कांच का जल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, कांच का जल के सापेक्ष, यानी कि GN/W पूछ रहा है हमको, GN/W ज्ञात करना है। GN/W का फार्मूला होता है AN/W/ANG। फार्मूला हम रख देंगे AN/W अगर दिया है 3/2, इसमें भाग देना है हमको, कितने का डिवाइड करना है, यानी गुणा हम सीधा कर देते हैं, पलट देंगे उसको। 4/3 है तो 3/4, जब गुणा करेंगे 3 3 की 9/8, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है धावन सोडा का रासायनिक नाम, गुणसूत्र तथा बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए। धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो रासायनिक नाम हो गया, इसका अणु सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसको बनाने की प्रयोगशाला जो विधि है, इसके लिए हम क्या करते हैं, NaOH यानी कि कास्टिक सोडा में हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, तो हमें मिलता है Na2CO3। इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स होता है, बैलेंस भी करते हैं, 2 टाइम्स Na2CO3, CO2 प्रवाहित करते हैं तो हमें मिलता है Na2CO3 और प्लस H2O मिलता है। इसी जो Na2CO3 मिला है, इसी का जलीय विलयन, यानी कि इसका जब हम जल में डाल देते हैं या इसमें क्या बोलते हैं, वाटर को जब ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास मिल्क बन के आता है Na2CO3 × 10H2O मिल के हमारे पास क्या होता है, बन के आ जाता है, ठीक है। तो यही हमारे पास बनाने की इसकी क्या है, प्रयोगशाला विधि है। अगला क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है। दिया है यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। मान लेते हैं प्रारंभिक लंबाई L1 बराबर L है, तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, 3L हो जाएगा। क्योंकि तार को यदि खींचेंगे हम तो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन तो कांस्टेंट रहेगा, और आयतन बराबर यानी कि V1 खींचने से पहले, खींचने के बाद वॉल्यूम बराबर होगा। चूँकि आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई। क्षेत्रफल इसका मान लेते हैं A1 था, लंबाई L था, ठीक है। दूसरी बार हम जब खींचे तो इसका क्षेत्रफल 2 हो गया, A2 हो गया, लंबाई 3 गुना 3L लिख लेते हैं। यहाँ से हमें A1 और A2 में संबंध L से L कट गया हमारे पास, यहाँ से A1/A2 बराबर आ गया हमारे पास 3, ठीक है। अब इसको हम नोट करेंगे, A1/A2 बराबर हमारे पास आया 3। और चूँकि हम जानते हैं प्रतिरोध R बराबर होता है ρL/A। मान लेते हैं खींचने से पहले यह था R1, ठीक है, और खींचने के बाद R2 हो गया, R2 बराबर हो जाएगा ρL/A2 प्रतिबिंब। चूँकि यह जो रो है ना, यह पदार्थ का गुण होता है, जो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यानी कि यहाँ से हमारे पास फार्मूला निकल जाएगा, दोनों में समीकरण एक में समीकरण 2 का भाग दें, जो अभी R1 = ρL/A1 याद किए थे, दूसरा R2 = ρL2/A2 याद किए थे। वहाँ से जब हम R1 में R2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा R1/R2 = आ जाएगा हमारे पास
L1 अपान A1 गुणे A2 अपान L2। चूँकि A2 अपान A1 इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, 3 आया था, पीछे हम आप लोग निकाल के देखिए, और L1 इक्वल टू L है और L2 इक्वल टू 3L है। गुणे A2 का मान A2 अपान A1 इक्वल टू 3 आया, 1/3 आया था। ठीक है, A2 अपान A1 इक्वल टू 1/3, A1 अपान A2 इक्वल टू 3 आया था, तो A2 अपान A1 इक्वल टू 1/3। L से L कट गया, यहाँ पे क्या आया 1/3 गुणे 1/3, यानी कि 3 3 9, यानी कि हमारे पास R1 अपान R2 इक्वल टू 1/9 आ गया। तो यहाँ से हम R2 यदि ज्ञात करना चाहें, ज्ञात कर देते हैं यहाँ पे हम। यदि हम यहाँ पे ज्ञात करना चाहें R2, तो R2 कितना जगह देख लेते हैं हम यहाँ पे, इसको हटा दें पहले हम। हाँ देखिए, यदि यहाँ पे R2 ज्ञात करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 9R1, यानी कि अब उसका प्रतिरोध हो जाएगा पहले प्रतिरोध का 9 गुना प्रतिरोध हो जाएगा।